नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। 10 सितंबर के द हिंदू एडिटोरियल के पेपर डिस्कशन में आपका स्वागत है। कल का पेपर अपलोड नहीं हो पाया था तो आज ये हो पाया है। सॉरी फॉर डिले। सो देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज हमारे सामने। सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि तमिलनाडु में मिनिस्टर ने डी वार्मिंग प्रोग्राम को कवर किया हुआ है, जिसमें 2.65 करोड़ चिल्ड्रंस को और वुमेंस को इस प्रोग्राम के अंतर्गत इंक्लूड किया है। ये देखेंगे कि क्या है प्रोग्राम, ये वैसे है क्या। आपको पता होगा, जब हम लोग कहते हैं कि पेट में कीड़े हो गए हैं तो एक नेशनल डिवॉर्मिंग डे को भी सेलिब्रेट करते हैं। उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। दूसरा आर्टिकल है स्टार्क रीज़न वाई बेंगलुरु इज़ सिंगिंग, जो बेसिकली बेंगलोर है, वहाँ पर आपने देखा कि बाढ़ आई हुई है, तो उसके पीछे क्या रीजंस है और उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थर्ड, आपको न्यूज़ पता चल गई होगी कि क्वीन एलिजाबेथ जो सेकेंड है उनकी डेथ हो गई है, एंड चार्ल्स जो कि उनके सन है वो उन्होंने एज ए नया किंग उन्होंने एज ए वाव लिया हुआ है। फिर मैंने एक न्यूज़ डिस्कस की थी कल इंडिया चाइना के स्टैंड ऑफ को के रिगार्डिंग, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, तो मूव करते हैं। पहला आर्टिकल देखते हैं। पहला लिखा हुआ है डी वार्मिंग प्रोग्राम टू कवर मोर देन 2.65 करोड़ चिल्ड्रंस एंड वीमेन से मिनिस्टर्स। तो तमिलनाडु में नेशनल डी वार्मिंग डे को सेलिब्रेट किया हुआ है, जिसके अंतर्गत विमेंस को और बच्चों को टैबलेट बांटी गई है। एक्चुअली इस टैबलेट का अगर मैं बात करूं तो इसे कहते हैं, दिस वन इज़ अल्बेंजाडोल टैबलेट। ये कौन सी टैबलेट है बेसिकली। ये जो टैबलेट है ये आपने सुना होगा तब दी जाती है, जैसे अगर हम लोग लोकल भाषा में लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो अगर जैसे किसी के पेट में कीड़े हो गए, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग अगर किसी को कीड़े वड़े हो गए हैं तो उसमें ये दवा दी जाती है। ठीक है, और ये फैलता कैसे है अगर इसकी बात करें। ये वॉर्म्स जो हैं, कीड़े पेट में आते कैसे हैं, तो कीड़े पेट में कैसे आते हैं अगर इसके बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी दी गई है। देखिए, होता क्या है कि अ, सबसे पहले जो अल्बेंजाडोल टैबलेट जो है वो एक एंटीथेमेटिक ड्रग है। ठीक है, ये दिया जाता है किसके लिए, जैसे हेलमेंथिस जो पैरासाइट है उसके रिगार्डिंग दिया जाता है। ठीक है, पैरासाइट कई तरह के होते हैं अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहले इसका डिस्क्रिप्शन कि पैरासाइट के बारे में राउंड वॉर्म, वेब वॉर्म, हुक वॉर्म, टेप वॉर्म, ये कई सारे टाइप्स हैं पैरासाइट के। ठीक है, उसके बाद पैरासाइट होता क्या है, जो हमारे पेट में ऑर्गेनिज्म रहते हैं और वो डिपेंड करते हैं फूड से जो हमारी बॉडी से उनको मिल रहा है। सो पैरासाइट ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपने जीवन के लिए डिपेंड करती हैं एक दूसरी लाइफ पे। जैसे लाइक आप बात करते हो कि लीसेस की कि बालों में जू हो गए, या खटमल की बात करते हो आप, तो ये सारे क्या है, पैरासाइट हैं। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या होता है अगर पैरासाइट के इम्पैक्ट के बारे में बात किया जाए। सो पैरासाइट के बच्चों में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसकी वजह से उनको एनीमिया हो जाता है। एनीमिया क्या होता है, बेसिकली खून की कमी हो जाती है। ठीक है, एनीमिया के लिए विटामिन ए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सो नाइट ब्लाइंडनेस होने के भी चांसेस रहते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है, डायरिया हो जाता है। ठीक है, और माल न्यूट्रिशन या कुपोषण के बच्चे शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाएंगे भाई, जब ये जो पैरासाइट है ये आपके पेट में रहेगा और आपके पेट से न्यूट्रिशंस को अब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि वो आपके पेट से या आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिशन मिल रहा है उसी को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो आपकी बॉडी में कमजोरी होगी, इसकी वजह से आपको क्या हो जाएगा, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण का थोड़ा सा शिकार हो जाओगे। आगे बात करें इसके बारे में कि फैलता कैसे, थोड़ा सा और इसके बारे में बात करें। जैसे मान लीजिए कि आपने ओपन डिफिकेशन कहीं पर किया। ओपन डिफिकेशन क्या होता है, अगर खुले में शौच, जैसे मोदी जी ने कहा है कि हमने इंडिया को ओपन डिफिकेशन फ्री बनाना है। ओके, सो अगर आपने कहीं पे क्या ओपन डिफिकेशन किया तो उससे क्या होता है कि जो वॉर्म्स होते हैं कुछ समय बाद वो सॉइल में, वॉर्म्स के जो एग होते हैं वो वहाँ पे डेवलप करने लगते हैं लार्वा के थ्रू, और उस सॉइल में फैल जाते हैं। फिर अगर कोई और बच्चा आता है और उस सॉइल को टच करता है तो उसके जो हाथों में वही मिट्टी लग जाती है, और वो अगर हैंड वॉश उसने अच्छे से नहीं किया है तो उन्हीं हाथों की वजह से वो जो कीटाणु होते हैं, वो जो एग्स होते हैं, वो लार्वा जो है वो सीधा उसके माउथ के थ्रू उसकी बॉडी में इंटर कर जाता है। ठीक है, और बाद में उसके बाद जो जो चाइल्ड है, बच्चा है, या कोई भी एडल्ट भी हो सकता है, तो उसको
कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं। अमूमन क्या देखा गया है कि ये 19 साल के बच्चों जो होते हैं, एडल्ट होते हैं, ठीक है, उनमें ही बेसिकली ये होता है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग हम नेशनल डी वार्मिंग डे भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। इससे बचा कैसे जा सकता है, बचने के उपाय क्या है? भाई आपने क्या करना है, आपने अपने हैंड वॉश अच्छे से करना है, ठीक है। खाने से पहले हाथ धुलना है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है उसको अच्छे से धुलना है, ठीक है। वेजिटेबल्स को बॉईल करना है आपको प्रॉपर। आपका जो ओपन डिफिकेशन है उसको टोटली अवॉइड करना, खुले में शौच नहीं करनी है, ठीक है। और एनिमल और ह्यूमन दोनों के जो फीसेस हैं, यानी कि जो मलमूत्र निकलेगा उसको अच्छे से डिस्पोज करना है ताकि वो एयर के कांटेक्ट में नहीं है, अदरवाइज एयरबॉर्न डिजीज़ भी हो सकती हैं, ठीक है। अगर आप नॉनवेज खा रहे हो तो पोर्क और बीफ अगर कुछ भी खा रहे हो तो आपने उसको अच्छे से कुक करके खाना है, डोंट ईट इट रॉ, ओके। नेक्स्ट थिंग इज़ कि जो बच्चे हैं उनके जो नेल्स हैं उसको शॉर्ट रखा जाए, क्योंकि यू नो दैट मोस्ट ऑफ द डिजीज़ और मोस्ट ऑफ द bacteria enter in our body through our hands because we eat from our hands. So if we have short nails, तो वो वहाँ पर जो गंदगी होगी नहीं रुक पाएगी एंड इट विल बी गुड फॉर अस टू। देन कीप द फूड कवर, हमने वाटर क्लीन करना है और फूड को साफ रखना है। और ट्रीट द डॉग हु हैव द वॉर्म इन्फेक्शन, अगर आपके पास कोई पेट है, डॉग है आपके पड़ोस में, तो उसको भी आपने साफ रखना है, ठीक है। प्रॉपर उसकी क्लिनजिंग करनी है सो दैट ही डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ डिजीज़, क्योंकि वो उससे फिर वो आपसे जूनोटिक डिजीज़ बन सकती है। भाई कोविड क्या था, कोविड जूनोटिक डिजीज़ है, कोविड एनिमल से ही फैली है। तो अगर आप अपने डॉग को साफ रख रहे हो तो मीन्स इफ़ यू आर टेकिंग वेरी कॉशन regarding your dog, so means you are taking caution regarding yourself too, okay। then गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव लिए, मैं जैसे मैंने बताया अभी कि नेशनल डी वार्मिंग डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि बाई एनुअली होता है, साल में 2 बार। 2015 से स्टार्ट किया हुआ था हमने, और ये क्या कर रहा है, नेशनल डी वार्मिंग डे में 1 साल से 19 साल के बच्चों को हम एल्बेंडाजोल टैबलेट को प्रोवाइड कर रहे हैं। ये टैबलेट क्या है, ये वही दवा है जो हिंदी में हम लोग लेमैन लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं कि पेट में कीड़े हो गए, ठीक है, तो कीड़े मारने की दवा। लोग कहते हैं कुछ सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे आप सो रहे हैं, सोते टाइम आपके मुंह से अगर झाग निकल रहा है तो हो सकता है आपके पेट में कीड़े हो, बट दैट्स नॉट द कॉन्क्रीट थिंग, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है आपके प्रैक्टिस के लिए, दैट कुड कम इन योर प्रीलिम्स एग्जाम। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है कि विद रेफरेंस टू द इंटरेक्शन बिटवीन द 2 ऑर्गेनिज्म कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 ऑर्गेनिज्म के बीच में जो कनेक्शन होता है उसके रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, यू नीड टू चेक इट कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला दिया हुआ है पैरासाइट वन एंटिटी इज हार्मफुल वाइल द अदर इज एंटिटी इज गेन्ड। सो जो पैरासिटिज्म में होता है कॉन्सेप्ट, इसमें क्या होता है कि एक एंटिटी जो होती है उसको हार्म होता है और जो दूसरे को फ़ायदा होता है। तो देखा जाए, दूसरे को भी पढ़ लेते हैं पहले। दूसरा लिखा हुआ है इन एमेनेसलिज्म बोथ द एंटिटीज गेन फ्रॉम द इन्फेक्शन। अगर पहले स्टेटमेंट की बात करें तो पैरासाइट क्या है, अभी हमने ऊपर पढ़ा पैरासाइट क्या है। पैरासाइट क्या करते हैं, जैसे अभी मैंने बात किया कि पैरासाइट जो है वॉर्म या पैरासाइट कुछ भी कहते हैं आप, तो ये क्या है कि वो बाहर से आके आपकी बॉडी में जाएगा एंड दैट पैरासाइट इज टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम योर बॉडी, दैट्स वाई यू आर गेटिंग इन्फेक्टेड, यू आर सफरिंग द माल न्यूट्रिशन, ठीक है। सो पैरासाइट करता क्या है कि वो अपनी लाइफ के लिए इट विल डिपेंड ऑन योर लाइफ, ठीक है, इट विल टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम यू सो दैट इट कुड सर्वाइव। तो बिल्कुल पहला स्टेटमेंट सही है कि पैरासिटिज्म क्या करता है, वन एंटिटी इज हार्म्ड, एक एंटिटी को हार्म होगा, जैसे सपोज इस केस में आपको हार्म हो रहा है, वाइल द अदर एंटिटी गेन्ड, दूसरे एंटिटी को गेन हो रहा है। किसको गेन हो रहा है, पैरासाइट को गेन हो रहा है। दूसरा लिखा हुआ है कि एमेनेसेलिज्म, ये क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि एक एंटिटी बोथ द एंटिटी गेन, ये स्टेटमेंट गलत है। इसमें दोनों एंटिटी को गेन नहीं होता है, एक्चुअली इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पे देखिए इसकी डेफिनेशन लिखा हुआ है क्या है कि एमलिन्स क्या है, एसोसिएशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म ऑफ द 2 डिफरेंट स्पीसीज इन विच वन इज इनहिबिटेड और डिस्ट्रॉयड एंड अदर इज अनअफेक्टेड। यानी कि जो पहली होती है वो क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है और दूसरी अनअफेक्टेड रहती है। दिस इज कॉल्ड द
एमेसेलिज्म। इसको याद कैसे कर सकते हो? इसको याद ऐसे कर सकते हो कि ये इसमें देखो कुछ एनिमल की तरह लग रहा है आपने स्टार्ट में। और एनिमल क्या करते हैं? एनिमल जैसे सपोज कोई जानवर है, वो क्या करेगा? जानवर क्या करेगा? जैसे सपोज एक छोटा बच्चा है या कोई सामने पेड़ लगा हुआ है, तो जानवर आएगा डॉग, और उस डॉग क्या करेगा? पेड़ को डिस्ट्रॉय कर देगा। पर डॉग पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। या कोई छोटा बच्चा है, उसको डॉग ने काट लिया, ठीक है, बट उस डॉग पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको आप ऐसे रख सकते हो कि इसमें क्या होता है कि इसमें एक चीज़ जो होती है, दो एंटिटी रहेंगी या दो स्पीशीज रहेंगी, उसमें से एक स्पीशी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और जो दूसरी स्पीशीज है वो अनअफेक्टेड रहेगी। ओके, सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ए क्यों? क्योंकि सिर्फ पहला आपका जो ऑप्शन है स्टेटमेंट वो करेक्ट है, दूसरा इज इनकरेक्ट। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, स्टार्क रीजंस वाई द बेंगलुरु सिंग। आपको पता है कि जो बेंगलोर है वहाँ पर बहुत अभी बाढ़ आई हुई है, ठीक है। तो क्या इसके मेन रीज़न हो सकते हैं? क्या रीज़न है जिसकी वजह से वहाँ पर बेंगलोर को हम लोग सिलिकॉन वैली भी कहते हैं? तो अगर इस सिलिकॉन वैली में की कंडीशन इतनी ख़राब है, देन व्हाट विल हैपन टू द रेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया? ठीक है, इससे हमारा बिजनेस हैम्पर हो रहा है, ओवरऑल पैन इंडिया में हमारी जो इमेज है वो ख़राब हो रही है। ठीक है, अभी आपने देखा कि अ, अ, होता क्या है कि सपोज़ जो मल्टीनेशनल एमएनसीज होती हैं, तो उनको तो रीज़न चाहिए खाली, ठीक है। सो कि किसी चीज़ को छोड़ने का, कहने का मतलब क्या है कि अ, जो एमएनसीज हैं या बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक अच्छा सेटअप चाहिए जहाँ पर वो अपनी कंपनी सेटअप कर सकें। लेकिन अगर हमारी सिलिकॉन वैली, इंडिया की सिलिकॉन वैली में ही इतनी ख़राब कंडीशन है, तो दिस इज़ अ वेरी कंसर्निंग टॉपिक। अगर हम बात करें कि इसके जो बाढ़ है, इसका रीज़न क्या हो सकता है, क्या इश्यूज़ हैं इसके रिगार्डिंग, सबसे पहले देखते हैं कि ये जो टॉपिक है ये किस पेपर में काम आ सकता है। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी स्टेट पीसीएस, तो आपका प्रीलिम्स में ये इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आ सकता है। भाई हुआ क्यों? क्लाइमेट चेंज की वजह से कहीं ना कहीं हुआ है, क्लियर। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर मेंस में GS 3 थर्ड पेपर में काम आ सकता है आपका, कहाँ पर? बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कि फ्लड ये आया कैसे। फ्लड्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, ठीक है। सो फ्लड्स होते क्या हैं बेसिकली? सबमर्ज्ड ऑफ द यूजली ड्राई एरिया बाय द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। जब कहीं पर बहुत अधिक पानी आ जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्लड्स कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर दो पिक्चर्स देख सकते हो। इस पिक्चर में पूरा जो एरिया है वो क्या है? क्लीन है। पर यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो एरिया है वो पानी से सबमर्ज्ड हो गया है, क्लियर। अच्छा, इसके अगर कहीं पर फ्लड आता है, जैसे आपने देखा उत्तराखंड में फ्लड आया था, ठीक है, तो अगर कहीं पर फ्लड आता है तो उससे होता क्या है? कैजुअलिटीज़ होती हैं, वहाँ पर जान माल का नुकसान होता है, ह्यूमन लॉस होता है, कैपिटल लॉस होता है, तो कैजुअलिटीज़ होती हैं, प्रॉपर्टी लॉस होता है, पानी कंटेमिनेटेड हो जाता है, और इकोनॉमिक हार्डशिप तो ऑब्वियसली होती है। ठीक है, अभी आपने देखा जैसे अभी पाकिस्तान में, ठीक है, कितने सारे लोग मर गए, ठीक है ना, 450-500 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो गया। वैसे भी पहले से वो कर्जा में इतना, अभी और इतना सब हो गया। सो तो कैजुअलिटीज़ होती हैं, पानी भी कंटेमिनेटेड हो जाता है। कंटेमिनेटेड इन सेंस में कि पानी जहाँ से पानी जब नदियों में होता है तो पानी साफ़ होता है, लेकिन अगर वो जैसे ही पानी अगर लैंड पे आ गया, एक सरफेस पे आ गया, तो वहाँ की जो मिट्टी है उसको भी गंदा करेगा, मिट्टी को अब्जॉर्ब करेगा, पानी गंदा हो जाएगा। ठीक है, सो लॉस ऑफ वाटर भी ही। अब अर्बन फ्लडिंग के कारण क्या है? अर्बन फ्लडिंग क्या है? अर्बन मतलब जो हमारे जो अर्बन एरिया, शहरी इलाके, वहाँ पर फ्लडिंग का क्या कारण क्या है? स्टॉर्म वाटर फ्लोज इनटू एन अर्बन एरिया एट एन हाइयर रेट देन इट कैन बी अब्जॉर्ब्ड इन द ग्राउंड। भाई हमारा जो अर्बन एरिया है वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर सारा कुछ वेल फर्निश्ड, वेल इस्टेब्लिश्ड है। हमने अच्छी अच्छी रोडें बना दी हैं, कंक्रीट की रोडें बना दी हैं, स्काई क्रैपर्स बना दिए हैं। कंक्रीट की रोडें हैं तो कंक्रीट की रोड तो पानी को अब्जॉर्ब नहीं कर सकती। भाई पानी को अब्जॉर्ब करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें अगर पानी अगर ट्रिकल डाउन हो नीचे, तो उसके लिए हमें चाहिए कि जो ज़मीन है वो कैसी हो? वो सॉफ्ट हो। पर हमने कंक्रीट की रोडें बना दी तो पानी तो अब्जॉर्ब नहीं हो सकता। तो अर्बन बॉडीज़ में क्या कर सकते हैं? और प्रॉब्लम क्यों रही है? क्योंकि अर्बन बॉडी में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। अगर आपके शहर में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा कहीं पर भी,
ठीक है। इवन अगर आपके घर पे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है तो आपका घर का जो पानी है वो नहीं बाहर निकल पाएगा। सो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम इज़ वेरी मच नीडेड। और this is the only solution that we could adopt regarding the urban local bodies या regarding the urban area। ठीक है, रूरल का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूरल में तो ऐसी ज़मीन कच्ची है, पानी उसने अब्जॉर्ब कर लिया, तो ग्राउंड में वाटर जा ही नहीं पा रहा, एंड दिस इज़ द रीज़न ऑफ फ्लडिंग। अब आगे बात करते हैं कॉजेस, और कॉजेस के बारे में अगर डिस्कस करें तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर कि अंडर डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम। जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो पानी का जो निकास का सिस्टम है, वो क्या है, अंडर डेवलप्ड है। भाई ये म्यूनसिपालिटी जो है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, इतना इतना उनके पैसा जा रहा है, इवन दो दे आर नॉट यूजिंग दैट मनी जुडिशली, इवन दो दे आर नॉट मेकिंग द प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर द ड्रेनेज सिस्टम। फंड्स की मिसहैंडलिंग हो रही है, ओके, रोड बनती है, बस 1 साल चली, 6 महीने चली और उसके बाद रोड ख़राब, पहली ही बारिश में रोड बह गई पूरी, तो ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं। ठीक है, उतनी कॉस्ट दोबारा से लग रही है हमारी, ठीक है, पब्लिक परेशान हो रही है। तो हमें क्या चाहिए, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें करना है, ठीक है, और विद प्रॉपर ईज़ की सारी चीज़ें सही से अपने जगह पर हों। तो जो ड्रेनेज सिस्टम है वो क्या है, अंडर डेवलप्ड है हमारा, aggravate urban flood when combined with the ill planned urban development pattern and increase urban runoff। तो ill planned है, सही से प्लानिंग नहीं की है, हमें अपने शहरों को सही से प्लान करना पड़ेगा कि प्रॉपर ड्रेनेज का अरेंजमेंट हो। क्लाइमेट चेंज तो ऑब्वियसली एक फैक्टर है ही है, ठीक है, जो उत्तराखंड में भी ये सब बाढ़ आई थी, किसका, ये सब क्लाइमेट चेंज का। इस बार देखा है आपने, इस बार जो बारिश है कहाँ हुई ज़्यादा, तो बारिश ना होने का रीज़न क्या है भाई, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है। सो frequent precipitation extreme hydrologically boost the flood hazard। जो इतना frequent precipitation बारिश हुई है, इसकी वजह से क्या हुआ है कि हाइड्रोलॉजिकली बूस्ट हो गया है, फ्लड हैजार्ड्स आ गए हैं। देन अर्बनाइजेशन, इतनी डेंस पॉपुलेशन है कि हर जगह क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल्स है, ठीक है, डेंस पॉपुलेशन है, तो कहीं पर हम ऐसा ग्राउंड वाटर बना सकें कि ग्राउंड वाटर का प्रॉपर ड्रेनेज हो, तो वो है ही नहीं। दूसरा, अभी मैंने जैसे बात की आपसे, अर्बन डेवलपमेंट पैटर्न, जो अर्बन डेवलपमेंट पैटर्न है बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्यों, अनसुटेबल एंड द पुअरली प्लान्ड लैंड है हमारे, ठीक है। उसके बाद कन्वर्ट कर दिया है हमने, जो नेचुरल लैंडस्केप है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है इम्पेवरिश कॉन्क्रीट सरफेस। जो नेचुरल लैंड था उसको हमने कन्वर्ट किया है किसमें, इनपेवरिश। इनपेवरिश मतलब पानी उसमें नहीं जा सकता क्योंकि कॉन्क्रीट सरफेस है। और इंक्रीज है क्या, अर्बन रन ऑफ हो रहा है, ठीक है, लॉस ऑफ द एक्वाटिक इकोसिस्टम हो रहा है, फ्रैगमेंट हो रहा है, नेचुरल वाटरवेज इन द सिटीज़, जो नेचुरल वाटरवेज इन सिटीज़ के वो भी फ्रैगमेंट हो रहे हैं, टूट रहे हैं, और हमारे एक्वाटिक इकोसिस्टम भी खराब हो रहा है। भाई जब नदियाँ बढ़ जाती हैं, यानी कि बाढ़ आ जाती है, तो होता क्या है कि जो नदियों का जो पानी वो बाहर आता है। जब नदियों का पानी बाहर आएगा तो उसमें जो रहने वाले जो जानवर हैं, जो एक्वाटिक पूरा इकोसिस्टम है वो भी बाहर आ जाएगा, तो वो भी पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, विच इज़ नॉट ऑल्सो नॉट गुड। तो दोनों तरफ से ख़राब है। हमें तो बाढ़ का जो रिपोर्केशन है वो तो फेस करना ही पड़ रहा है, उसके साथ साथ जो मैराइन एनिमल्स हैं, ठीक है, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो भी तबाह हो रहा है। तो दोनों तरफ से ही क्या है, ये कैजुअलिटी है। फिर अगर आगे बात करें सोल्यूशन के बारे में कि पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, मेंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल वाटर बॉडीज़, जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं अर्बन में, सिटी में, उसकी हम क्या कर सकते हैं, जियो रेफरेंसिंग कर सकते हैं। यानी कि मैप में हम उसको बना सकते हैं कि कहाँ पर क्या ड्रेनेज सिस्टम है, और अगर कभी वो ओवरफ्लो होता है तो उसको हमें कैसे मैनेज करना है। जैसे हमने देखा है कि नदियों में बैराज बनाए जाते हैं जस्ट बिकॉज कि हम ओवरफ्लो ऑफ रिवर को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। फिर क्या है, कैचमेंट एरिया कैन बी ब्रॉट अंडर द प्रोटेक्टेड एरिया। कैचमेंट एरिया क्या होता है, जहाँ पर जो नदियाँ होती हैं, ठीक है, वो समुद्र से जहाँ से मिल रही हैं, या जहाँ पर जो रेन वाटर है वो नदियों में मिल रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं कैचमेंट एरिया, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा एरिया है कि जहाँ पर जो रेन वाटर है वो नदियों से मिल रहा है, तो हमें उसको प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि उसका प्रॉपर हम लोग कंजर्वेशन कर पाएंगे, वहाँ पर कोई भी अननेचुरल अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। फिर इससे क्या होगा कि उसके बाद हम लोग फ्लड की जो वेलनरेबिलिटी है उसकी मैपिंग कर सकें
कि अगर फ्लड आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं, कहाँ पर आ रहे हैं, रीज़न क्या हो सकता है, पॉसिबल रीज़न, इसकी मैपिंग करें। वाटर शेड मैनेजमेंट, ये क्या है, हमें क्या है वाटर शेड मैनेजमेंट करना है, इसमें डीसिल्टिंग करनी है। डीसिल्टिंग क्या होती है, सिल्ट का मतलब होता है रेत, डीसिल्टिंग। देखिए जब नदियाँ ओवरफ्लो होती हैं तब बाढ़ आती है, ठीक है। तो नदियाँ ओवरफ्लो होती क्यों हैं, देखिए नदियाँ अपने साथ रेत बहा के लाती हैं, ठीक है। भाई पहाड़ टूटते हैं धीरे धीरे, तो पहाड़ से, भाई पहाड़ किससे, पहाड़ चट्टानों से बने, मिट्टी से बने, तो जब टूटते हैं धीरे धीरे तो नदियाँ उन्हीं से अपनी रेत लेके आती हैं। जब वो रेत बहुत ज़्यादा हो जाती है नदियों के अंदर, तो उसके बाद क्या होता है, नदियाँ धीरे धीरे ओवरफ्लो करने लगती हैं। तो व्हाट पॉसिबल मेजर वी कुड अडॉप्ट इज लाइक वी कुड डिसिल्ट द रिवर्स, हमें क्या करना है, रिवर की डिसिल्टिंग करनी, उसकी जो रेत है उसकी मिट्टी को निकालें, ताकि जो हम लोग जो रिवर की जो डेप्थ है उसको बढ़ा सकें, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, डीपनिंग ऑफ द ड्रेनेज, जब हम लोग उसकी डिसिल्टिंग करेंगे, उसको साफ करेंगे, तो उसके बाद होगा क्या, जो ड्रेनेज होगा वो डीप हो जाएगा, यानी कि अब रिवर ज़्यादा वाटर को स्टोर कर पाएंगी, तो फ्लड आने के जो चांसेस है थोड़ा सा कम हो जाएंगे। प्रोटेक्टिंग द एग्जिस्टिंग ग्रीन कवर, जो एग्जिस्टिंग ग्रीन कवर है उसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करें। हम अपने बेनिफिट के लिए, अपने वेलफेयर के लिए वी आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग द ग्रीन कवर, ठीक है, बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ द रिपोर्केशन ऑफ दीज थिंग्स, एंड रिपोर्केशन इज नाउ इन फ्रंट ऑफ अस। हम बाढ़ आ रही है, कैसे आ रही है, ये रिपोर्केशंस तो हैं, उसके इल इफेक्ट्स तो हैं, क्लियर। फिर बात करते हैं आगे, ये डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल है कि क्या करना है, रिकवरी करना है, ठीक है ना, रिस्पॉन्ड, प्रिपेयर और मिटिगेशन। फिर रिकवरी करें, फिर रिस्पॉन्ड करो, फिर प्रिपेयर करो और मिटिगेशन, ये कैपेसिटी बिल्डिंग है। फिर आगे बात करते हैं, ये आपके लिए मेंस के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। लिस्ट आउट द रीजन फॉर द अर्बन फ्लडिंग इन द इंडिया। आपने देखा है कि इंडिया में अर्बन फ्लडिंग कई बार हुई है, आसाम में होती रहती है ब्रह्मपुत्र रिवर के कारण, और भी कई सारे, जैसे अब उत्तराखंड वाली हुई है, अभी बेंगलोर वाली चल रही है, ठीक है। तो पाकिस्तान में भी आपने देखा है, लेकिन दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द इंडिया। सो आपने क्या करना है, कुछ सोल्यूशंस बताने, जैसे मैंने ऊपर सोल्यूशंस बताए, इनको आप कॉपी कर सकते हैं, कुछ सोल्यूशंस बताने, ऐसे सोल्यूशंस जिसको आप मिटिगेट कर जो मिटिगेट कर सकें द चांसेस ऑफ द अर्बन फ्लडिंग। तो आपने अर्बन फ्लडिंग की, पहले आपने अर्बन फ्लडिंग क्या होती है उसके बारे में बताना है, फिर कुछ रीजंस को सजेस्ट करना है, सोल्यूशन सजेस्ट करना है जो बता सकें कि कैसे हम अर्बन फ्लडिंग को क्या कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे बात करें, चार्ल्स वॉव टू फॉलो हिज द मदर्स फूट स्टेप। जो चार्ल्स हैं उन्होंने क्या किया है कि अभी अपने एलिजाबेथ सेकेंड की डेथ के बाद उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ब्रिज गेट की पूरी कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो किया गया, एंड नाउ ही विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ही विल बिकम द किंग एक्चुअली। सो बेसिकली अगर हम बात करें, थोड़ी सी कंपेयर करें थोड़ा सा बिटवीन द इंडिया एंड ब्रिटेन, सो वी कुड सी, सो अगर हम बात करें हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट क्या होता है कि जैसे हेड ऑफ द स्टेट की बात करें, जैसे इंडिया में क्या है कि हेड ऑफ द स्टेट मतलब कि जो सबसे सुप्रीम हेड है हमारी स्टेट, यहाँ स्टेट ये राज्य का मतलब नहीं है, स्टेट का मतलब यहाँ पर राष्ट्र से है, यानी कि नेशन से है, ठीक है। सो सिमिलैरिटी क्या है सबसे पहले इंडिया और ब्रिटेन के बीच में, कि जो भी हेड ऑफ द स्टेट है इंडिया और ब्रिटेन दोनों में, वो नॉमिनल हेड है। नॉमिनल मतलब कि वो उसको इलेक्ट नहीं किया गया लोगों के द्वारा, बट हमने सिर्फ उसको चुना हुआ है, सिर्फ नाम का। नॉमिनल का मतलब सिर्फ नाम का हेड है, यानी कि उसके पास रियल पावर नहीं है। जैसे मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो नॉमिनल हेड है वो क्या है, प्रेसिडेंट है, दैट इज अभी करंट प्रेसिडेंट हमारे ये द्रौपदी मुर्मू। सो द्रौपदी मुर्मू क्या है, ये हमारी करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, हु इज़ द नॉमिनल हेड। पर अगर मैं बात करूं कि हु इज़ द एग्जीक्यूटिव और रियल हेड कौन है, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, ठीक है। उसी तरह जो किंग्स चार्ल्स सेकेंड है, ये थर्ड है, जो ये क्या है, ये नॉमिनल हेड है, ठीक है। रियल हेड कौन होगा, वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कौन इस समय ब्रिटेन का, वो है लुइस ट्रस, ठीक है, अभी बनी है, ठीक है। तो बेसिकली लुइस ट्रस ने ऋषि सोनात को हरा दिया था, ठीक है। तो लुइस ट्रस एक साइड में खड़ी थी, दूसरी साइड में ऋषि सोनात खड़े थे। ऋषि सोनात कौन है, ये नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति जो है हमारे इंडिया के इन्फोसिस के फाउंडर, उनके दामाद हैं, ठीक है।
तो अगर आगे बात करें तो डिफरेंस बिटवीन द ब्रिटिश और इंडिया के सिस्टम के बीच में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले कि जो इंडिया का सिस्टम है वो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि जो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि रिपब्लिक का मतलब होता है कि हेड ऑफ द स्टेट इज द इलेक्टेड बाई, जो सॉरी नॉमिनेटेड बाई, जो हेड है स्टेट का हमारे, यानी कि हमारी गवर्नमेंट का जो हेड होगा उसको हमने नॉमिनेट किया हुआ है, ठीक है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यानी कि ब्रिटेन में जो भी हेड ऑफ द स्टेट होगा वो क्या होगा? एक मोनार्क होगा। मोनार्क का मतलब तानाशाह, राजा। हम जो हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है, ठीक है, जो कि नॉमिनल हेड है, उसको हम लोग प्रेसिडेंट कहते हैं, पर वहाँ पर किंग और क्वीन होता है, ठीक है। अब किंग बन गया, पहले क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, हम अपने हेड ऑफ द स्टेट का इलेक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन है वो होता है, ठीक है, लोकसभा में आप वोट करते हैं हर 5 साल में, ठीक है। लेकिन जो प्रेसिडेंट होता है उसको हम सिर्फ नॉमिनेट करते हैं, ठीक है, उसका इलेक्शन होता है, पर उसका इलेक्शन पीपल के द्वारा, लोगों के द्वारा नहीं होता है। जो एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, या फिर जो एमएलएज हैं, एमएलसीज हैं, तो उन्हीं के द्वारा ही चुनाव होता है प्रेसिडेंट का, ठीक है। ब्रिटेन की जो पोस्ट है किंग और क्वीन की, ये हेरिडेटरी है। हमारे क्या हेरिडेटरी नहीं है, हमारा क्या चेंज हो जाएगा 5 साल में। फिर 5 साल का टेन्योर होता है, लेकिन इनका कोई स्पेसिफाइड टेन्योर नहीं, कभी भी ये कब तक रहेंगे, ठीक है, जब तक जिन चाहे तब तक रहें। कैन बी री इलेक्टेड, जो प्रेसिडेंट है हमारे यहाँ वो री इलेक्ट हो सकता है। पर ब्रिटेन में क्या है भाई, उनको री इलेक्टेड का मतलब ही नहीं है। जब वो उनकी डेथ हो जाएगी तभी हट जाएंगे। अब भाई क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की जब डेथ हुई तभी तो किंग चार्ल्स सेकंड है, तो कोई ऐसा कुछ वो नहीं है कि वहाँ पर कि कब तक समय रहेगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ पर दो तरह के कॉन्सेप्ट है। पहला क्या, हेड ऑफ द स्टेट, जो कि नॉमिनेटेड हेड, और दूसरा है इलेक्टेड हेड। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? देखिए, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। और यहाँ स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट का मतलब है यहाँ पर राष्ट्र, दैट इज नेशन। सो अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, सो हेड ऑफ द स्टेट यानी कि हेड ऑफ द नेशन कौन है? वो है नॉमिनल हेड, विच इज द प्रेसिडेंट, क्लियर। बट हेड ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है? देखिए, गवर्नमेंट का मतलब होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। सो हेड ऑफ द गवर्नमेंट हमारे क्या कौन है? मोदी जी हैं, ठीक है। सिमिलैरिटी बिटवीन द ब्रिटिश एंड इंडियन सिस्टम क्या है कि प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव। देखिए, सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी ये है, अभी हमने ऊपर क्या देखा? अभी हमने ऊपर देखा कि डिफरेंसेस क्या क्या हैं, यहाँ पर क्या है, प्रेसिडेंट है, किंग क्वीन है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं। तो सिमिलैरिटीज़ ये हैं कि ब्रिटिश में, यानी कि ब्रिटेन में, वहाँ पर भी क्या है, जो प्राइम मिनिस्टर है वो रियल एग्जीक्यूटिव पावर है, उसके पास सबसे ज़्यादा पावर है, ठीक है। और इंडिया में भी क्या है, और इंडिया में भी वही पे है, इंडिया में भी मोदी जी के पास एग्जीक्यूटिव पावर है, रियल एग्जीक्यूटिव पावर है, ठीक है। जो प्रेसिडेंट होता है वो सिर्फ नाम का प्रेसिडेंट होता है, उसके पास कोई पावर और नहीं होती, ठीक है। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जो गवर्नमेंट जो भी मैंडेट देगी, जो भी चीज़ें बताएगी, वो उसको मानना पड़ेगा, ठीक है। नाउ द प्राइम मिनिस्टर इज़ द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। हमारे यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर है वो पार्लियामेंट का पार्ट है, और ब्रिटेन में भी यही सीन है। पार्लियामेंट का पार्ट होने का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ अगर बात किया जाए कि जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो किसी न किसी एक सदन का मेंबर होगा, वेदर इट कुड बी लोकसभा और राज्यसभा, किसी का ही मेंबर हो सकता है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो लोकसभा का मेंबर हो। जैसे मोदी जी की बात करें तो मोदी जी तो लोकसभा के मेंबर हैं, ठीक है, एंड लेकिन अगर मैं बात करूँ, कई सारे प्राइम मिनिस्टर ऐसे भी जो जो लोकसभा के मेंबर नहीं थे। जैसे अगर मैं बात करूँ तो मनमोहन सिंह ले लो, आप इंदिरा गांधी ले लो, ठीक है, ये राज्यसभा के मेंबर थी, फिर भी वो प्राइम मिनिस्टर थे। वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, राज्यसभा का भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि मेंबर ना भी हो। अगर मान लीजिए कि किसी प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टरशिप दे दी गई है और वो किसी का मेंबर नहीं, ना लोकसभा का ना राज्यसभा का, तो उस कंडीशन में उसको 6 महीने के अंतर्गत बाई इलेक्शन करा के कोई ना कोई किसी न किसी सदन से उसको मेंबर शिप लेनी पड़ती है, यानी कि किसी न किसी सदन का मेंबर बनना पड़ता है, अगर वो प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर, स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में चीफ मिनिस्टर रहना चाहता है तो, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर स्टेज इन द पावर अंटिल ही एंजॉयज द मेजॉरिटी। देखिए, प्राइम मिनिस्टर तक गवर्नमेंट तो 5 साल तक चलती है, लेकिन गवर्नमेंट 5 साल से पहले भी कर सकती है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कब, मेजॉरिटी के ऊपर। आपकी मेजॉरिटी है लोकसभा में, ठीक है, यानी आपकी जो मेजॉरिटी, जो रूलिंग हाउस है वहाँ पर मेजॉरिटी है अगर आपकी, तब तक आप प्राइम मिनिस्टर रह सकते हो, ठीक है।
अगर बीच में ऐसा कभी हुआ कि मेजॉरिटी नहीं है, जैसे अगर मैं बात करूँ अभी पाकिस्तान के सेंस में, कुछ टाइम पे पहले पाकिस्तान में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था इमरान खान के खिलाफ, ठीक है, लेकिन उससे पहले ही इमरान खान ने रिज़ाइन कर दिया। अभी आपने देखा कि हेमंत, झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था। इशू क्या था, माइनिंग जो लीज है उसको रिलेटेड कोई इशू था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने माइनिंग अपने नाम पे ही ले ली थी, तो उनके खिलाफ ऐसे करप्शन के चार्ज लग गए, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया। बट उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन में अपनी मेजॉरिटी को सिद्ध कर दिया, तो उनकी सीट बच गई, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मेजॉरिटी में है अगर गवर्नमेंट, तभी आप वो तब तक ही पावर इंजॉय कर सकते हो जब तक क्या है मेजॉरिटी में हो, ठीक है। व्हेन देयर इज अ नो मेजॉरिटी द पीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट रिजाइन। अगर मेजॉरिटी नहीं है तो भाई आपको रिजाइन करना पड़ेगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। अब अगर बात करें मेजॉरिटी पता कैसे चलेगी है कि नहीं, जैसे आप बिल पास करते हो तो बिल आसानी से पास हो जाता है, या आपका सदन में विरोध हो रहा है, ठीक है, और अगर कोalition की गवर्नमेंट है तो गिर सकती है। जैसे 2014 में जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, ठीक है, तो कोalition की गवर्नमेंट थी, मोदी की गवर्नमेंट मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही फिलहाल। डिफरेंस क्या है ब्रिटिश और इंडियन सिस्टम में, ठीक है, पीएम कैन फॉर्म द ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द ब्रिटिश एंड इंडियन सिस्टम, इंडिया में क्या है कि जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, वो किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है, मैंने बताया ना, या तो पीएम लोकसभा के मेंबर हो या राज्यसभा का मेंबर हो, तभी कोई दिक्कत नहीं है। इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, ये सब राज्यसभा के मेंबर थे, और मोदी जी लोकसभा के मेंबर है, ठीक है। बट ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में क्या है कि आपको लोअर हाउस का ही मेंबर रहना पड़ेगा। वहाँ पर भी तो हमने जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट अडॉप्ट किया है वो कहाँ से किया है भाई, ब्रिटेन से किया है हमने, ठीक है। हमने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया था तो उसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो प्रावधान है वो ब्रिटेन से हमने अडॉप्ट किया, क्योंकि ब्रिटेन पहले से था, ब्रिटेन ने हमारे ऊपर राज किया है, तो हम काफ़ी हद तक फेमिलियर थे कि ये सिस्टम कैसे चलता है। चाहते तो हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट कर सकते थे जस्ट लाइक यूएस, पर नहीं किया बिकॉज हम उससे अवेयर नहीं थे। हम इतने सालों से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही देखते आ रहे हैं, इसलिए हमने इसको अडॉप्ट किया, ठीक है। फिर आगे बात करें डिफरेंस क्या है, देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ये है क्या, ये है ब्रिटेन की पार्लियामेंट, ठीक है, और ये है हमारी पार्लियामेंट, इंडिया की पार्लियामेंट, ठीक है। ये है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ओके, दिस इज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड दिस इज द पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन। अब अगर बात करें कि पार्लियामेंट के बीच में सिमिलैरिटी है, इंडिया सिमिलैरिटी बिटवीन द ब्रिटिश एंड इंडियन सिस्टम, देखो इंडिया में भी बाई कैमरल पार्लियामेंट है, ब्रिटेन में बाई कैमरल पार्लियामेंट है। बाई कैमरल क्या होता है, इंडिया में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। इसका मतलब क्या हुआ, बाई कैमरल का मतलब क्या हो गया कि दो सदन है। लेजिस्लेचर मतलब कि जो लेजिस्लेचर है जहाँ पे सब कानून बन रहे हैं, तो बाई कैमरल पार्लियामेंट है, ठीक है। इंडिया में एक तरफ लोकसभा है, दूसरी तरफ राज्यसभा है। उसी तरह से ब्रिटेन में भी दो हाउसेस हैं, एक तरफ क्या है हाउस ऑफ लॉर्ड और दूसरा है हाउस ऑफ कॉमन्स। देखिए इंडिया में जो राज्यसभा है उसको कहते हैं अपर हाउस, और जो लोअर हाउस उसको कहते हैं लोकसभा। ताकत किसके पास ज़्यादा है, राज्यसभा को अपर हाउस भले कहते हैं, लेकिन ताकत किसके पास ज़्यादा है, लोकसभा के पास। क्यों, क्योंकि लोकसभा में जो मेंबर्स आ रहे हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड है बाय द पीपल। राज्यसभा में ऐसा नहीं है, राज्यसभा के मेंबर्स जो हैं वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं होते हैं, इसीलिए लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको पता है कि लोकसभा के पास जो नंबर ऑफ सीट्स है वो भी ज़्यादा है इन कम्पेयर टू राज्यसभा। राज्यसभा में लगभग 250 हैं, इसमें लगभग आपके लगभग 450-500, ठीक है। अब आगे बात करें, यहाँ पर क्या है कि जो ब्रिटेन है उसको कहते हैं, उसका जो अपर हाउस है, जैसे हमारा अपर हाउस का नाम क्या है राज्यसभा, ब्रिटेन के अपर हाउस का नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है, और लोअर हाउस का नाम क्या है हाउस ऑफ कॉमन्स। और अभी मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन में अगर प्राइम मिनिस्टर कोई बनना चाहता है तो उसको हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर होना पड़ेगा, यानी कि लोअर हाउस का मेंबर होना पड़ेगा, यानी कि हमारी भाषा में लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, राज्यसभा का मेंबर होगा तो नहीं बन सकता, ठीक है। टेन्योर कितना है, टेन्योर क्या है, दोनों का 5 साल है, यानी कि हमारा लोकसभा हो या हाउस ऑफ कॉमन्स हो, दोनों का 5 साल का टेन्योर है। 5 साल में नई गवर्नमेंट आएगी, उससे पहले भी आ सकती है, अगर मान लो जो गवर्नमेंट गिर गई या कोई दिक्कत बन गई, ठीक है, तो लेकिन 5 साल के बाद आएगी। और इंडिया के केस में 5 साल से ज़्यादा भी हो सकते टेन्योर, मान लीजिए कोई इमरजेंसी लग गई, जैसे इंदिरा गांधी के टाइम पर जब इमरजेंसी लगी थी तो हमने क्या किया था, टेन्योर को 1 साल बढ़ा दिया था, तो बढ़ा भी सकते हैं, ऐसा बात नहीं, कोई दिक्कत है तो बढ़ा दोगे। लिखा हुआ राज्यसभा एंड द हाउस ऑफ द लॉर्ड्स कंटिन्यू चैम्बर, जो राज्यसभा है, और या फिर अगर हम बोले हाउस ऑफ जो लॉर्ड्स है वो कंटिन्यूअस चैम्बर है। कंटिन्यूअस चैम्बर का मतलब क्या है
कि ये डिसॉल्व नहीं होगा। भाई लोकसभा क्या कर रही है, लोकसभा हर 5 साल में डिसॉल्व हो रही है, ठीक है, बट राज्यसभा जो है वो 5 साल में डिसॉल्व नहीं होगी। राज्यसभा इज अ कंटिन्यूअस चैम्बर, ठीक है। फिर अगर बात करें, लोअर हाउस हैज़ मोर पावर देन दी अपर हाउस, मैं बता चुका हूँ आपको, लोअर हाउस के पास पावर ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे जो जो लोग इलेक्टेड है वो डायरेक्टली इलेक्टेड है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है डिफरेंसेस बिटवीन द ब्रिटिश एंड इंडियन सिस्टम। अब डिफरेंस, अभी सिमिलरिटी की बात की, डिफरेंस की बात करें, देखो इंडिया में क्या है, अपर हाउस का नाम राज्यसभा है, यहाँ पर अपर हाउस का नाम हाउस ऑफ लॉर्ड है। इनडायरेक्टली इलेक्टेड हमने बताया अभी, डायरेक्टली कहाँ इलेक्टेड होते हैं लोकसभा में, यहाँ इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर क्या है, ये हेरिडेटरी है, अपॉइंटमेंट होते हैं यहाँ पर क्या है 6 साल के इलेक्टेड होते हैं, यहाँ पर कोई टेन्योर ही नहीं है। जो राज्यसभा है उसका जो जो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है वो होता कौन है, वाइस प्रेसिडेंट। पर यहाँ पर नो ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, कोई वाइस प्रेसिडेंट का सिस्टम नहीं है, ठीक है। ये फेडरल सिस्टम है। फेडरल का मतलब क्या होता है, फेडरल का मतलब होता है कि जो पावर है उसको सेंटर और स्टेट के बीच में शेयर किया जाएगा। बट यहाँ पर ब्रिटेन में यूनिटरी सिस्टम है। यहाँ पर क्या है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट, स्टेट्स का भी क्या है रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में, पर यहाँ कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, रिप्रेजेंटेशन टू नोबैलिटी दिया हुआ है, ठीक है। हैव स्पेशल पावर, इनके पास कई सारे स्पेशल पावर इनके पास नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो राज्यसभा का में जो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है वॉइस प्रेसिडेंट को याद रखिएगा। देखिए अगर मैं लोकसभा की बात करूँ तो लोकसभा में होता है स्पीकर, और लोकसभा का जो स्पीकर है वो लोकसभा का मेंबर होता है, और लोकसभा का जो डिप्टी स्पीकर है वो भी लोकसभा का मेंबर होता है। लेकिन राज्यसभा के केस में जो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है यानी कि वॉइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। लेकिन जो डिप्टी चेयरपर्सन है राज्यसभा का, यानी कि जो इस चेयरपर्सन से छोटा वाला है, डिप्टी चेयरपर्सन है, इससे छोटी पोस्ट है, वो मेंबर होता है। फिर से सुन लीजिए, लोकसभा का जो स्पीकर है वो लोकसभा का मेंबर होगा, लोकसभा का जो डिप्टी स्पीकर है वो भी लोकसभा का मेंबर होगा। लेकिन राज्यसभा का जो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है जो कि वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन राज्यसभा का जो डिप्टी चेयरपर्सन है वो राज्यसभा का मेंबर होगा। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है क्या, कि अगर देखिए आपको पता है जो स्पीकर होता है वो कास्टिंग वोट देता है। अगर मान लीजिए कोई टाई हो गया, कोई बिल टाई हो गया तो कास्टिंग वोट दे सकता है। अगर मान लीजिए जो लोकसभा का स्पीकर है, अगर मान लीजिए वो स्पीकर के पद पर नहीं बैठा है, ठीक है, तो स्पीकर के पद पर नहीं बैठा है तो जो कास्टिंग वोट फिर नहीं देगा उस टाइम पे, तो उस टाइम पर वो जनरल जो वोटिंग होगी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यानी कि लोकसभा का जो स्पीकर है अगर वो स्पीकर के पद पर नहीं बैठा है तो जनरल किसी वोट पे का अपना वोट कास्ट कर सकता है। उसी तरह लोकसभा का जो डिप्टी स्पीकर है वो भी अपना जनरल किसी बिल पे अपना वोट कास्ट कर सकता है। बट जो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है यानी कि वॉइस प्रेसिडेंट है वो किसी जनरल बिल पर अपना वोट कास्ट नहीं कर सकता। रीज़न बीइंग क्योंकि वो राज्यसभा का मेंबर है ही नहीं, ठीक है। बट राज्यसभा का जो डिप्टी चेयरपर्सन है वो अपना वोट जनरल किसी बिल पे कास्ट कर सकता है क्योंकि वो राज्यसभा का मेंबर है। शायद आप समझ गए होंगे, नहीं समझे दोबारा सुन लीजिएगा वीडियो को। आगे बात करें, इंडियन पार्लियामेंट के पास लिमिटेड पावर है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो रिटन है, हमें उस संविधान के अकॉर्डिंग चलना है, तो लिमिटेड पावर है। पर ब्रिटिश में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में क्या सुप्रीम पावर, बहुत पावर है। उनका जो संविधान है वो इवॉल्व हुआ है, हमने संविधान को लिखा है, उनका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है और दुनिया का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूएस का था। बट ब्रिटिश का जो सिस्टम है पार्लियामेंट का सिस्टम वो क्या है, अनरिटन है, ठीक है, वो इवॉल्व हुआ है। कहते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम इज दैट मच पावरफुल दैट इट कुड मेक इवन अ मैन अ विमन एंड अ विमन अ मैन, ठीक है, इतना पावरफुल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। कैसे भी ये लॉ ले आते हैं। अब देखें एक क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहले लिखा हुआ है कि इन इंडिया पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन ऑल्सो अपॉइंट एन मिनिस्टर। बिल्कुल सही, मैंने बताया था अभी आपको कि इंडिया में क्या है कि कोई अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं भी है फिर भी हम उसको मिनिस्टर बना सकते हैं विद कंडीशन कि उसे क्या है 6 महीने के अंदर बाई इलेक्शन करा के आपने वहाँ से कहीं किसी भी एक सदन का मेंबर बनना है आपने, या तो लोकसभा का बन जाओ या राज्यसभा का बन जाओ मेंबर, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही हो गया कि मिनिस्टर नहीं भी है तब भी हम उसको क्या है मिनिस्टर मतलब मेंबर नहीं भी है तब भी हम उसको मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। बस कंडीशन यही है कि 6 महीने के अंदर वो या तो लोकसभा का या तो राज्यसभा का
किसी का एक मेंबर बन जाए। शैडो कैबिनेट इन इंडिया हेल्प्स टू प्रिपेयर द मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन फॉर द फ्यूचर मिनिस्ट्रियल पोजीशन। देखिए शैडो कैबिनेट की बात करें, देखिए स्टेटमेंट ये गलत है। शैडो कैबिनेट क्या होता है, ब्रिटेन में क्या है कि एक तो जैसे रूलिंग गवर्नमेंट हो गई, रूलिंग गवर्नमेंट के अपोजिशन में जो अपोजिशन गवर्नमेंट है वो अपने कुछ कैबिनेट को एज ए शैडो कैबिनेट परफॉर्म करवाती है। इसका मतलब क्या है, जैसे एक प्राइम मिनिस्टर बैठा तो उसके बगल में दूसरा भी प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन का भी होगा, वो शैडो कैबिनेट फॉर्म करते हैं। जितना भी मतलब कैबिनेट मिनिस्टर है रूलिंग गवर्नमेंट का, उसी का ही अपोजिशन में भी उन्हीं सारे के इक्विवेलेंट कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। एक प्राइम मिनिस्टर जो है उसी के इक्वल प्राइम मिनिस्टर भी होगा। इस पूरे यानी कि एक कैबिनेट तो, एक तो रूलिंग गवर्नमेंट में जो कैबिनेट है वो तो है, लेकिन अपोजिशन में भी एक कैबिनेट तैयार बैठी है। क्यों बैठी है कि अगर सपोज कभी जो कैबिनेट जो रूल कर रही है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो गिर गई, तो शैडो कैबिनेट है वो उसके जगह पर आके गवर्नमेंट को परफॉर्म करेगी, गवर्नमेंट चलने लगेगी। तो ये शैडो कैबिनेट कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं है, ये कहाँ पर है, ये यूके में, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। देन द मेंबर ऑफ द लोकसभा हैव अ फिक्स टर्म ऑफ 5 ईयर्स। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, 5 साल से पहले भी उनकी बर्खास्त उनको कर सकते हैं किसी भी कारण से। बहुत कारण है, एंटी डिफेक्शन लॉ लग गया और कोई दिक्कत हो गई, ठीक है, कहीं से कोई उन्होंने ऐसा कुछ काम कर दिया जो प्रॉपर पार्लियामेंट्री कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट हैं, ठीक है, या किसी भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का उन्होंने इन्फ्रिजमेंट कर दिया, कोई कोई क्रिमिनल केस हो गया, तो देयर लॉट ऑफ द थिंग्स जिसकी वजह से उनका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो सकता है और उनको लोकसभा ही हटा सकता है। कोई फिक्स टर्म नहीं है ऐसा कि नहीं हटा सकता। सो इस क्वेश्चन में क्या हमारा जो ऑप्शन हमारा 1 होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे बात करें, इंडिया एंड चाइना टू टेक अप द रिमेन्स LAC इश्यूज़। तो ये क्या है, हमने बताया था कि अब क्या है कि जो इंडिया चाइना है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अभी जो बेसिकली शंघाई कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नॉट शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो ये जो चल रहा था मीटिंग, उसमें मोदी जी और जिनपिंग ने आमने सामने बैठे, बात हुई। उसके बाद हमने क्या किया, जो जो चाइनीज़ के सोल्जर्स थे उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा पीछे गए हैं, ठीक है, जो बॉर्डर डिस्प्यूट है थोड़ा कम होता दिखाई पड़ रहा है। अगर शंघाई कॉर्पोरेशन की बात करें तो शंघाई कॉर्पोरेशन क्या है, शंघाई कॉर्पोरेशन जो है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 2001 में बनी थी, ठीक है, और ये शंघाई चाइना में बनी हुई थी, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर जो 1996 में शंघाई में 5 मेंबर थे पहले, ठीक है। कौन कौन से 5 मेंबर थे, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजिकिस्तान। बट अभी कितने मेंबर हैं, अभी अगर देखा जाए तो आप इसको याद कैसे करोगे, देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो कुछ मेंबर्स की अगर बात करें, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 मेंबर हैं। 8 मेंबर में भी अगर देखा जाए तो मेन मेंबर कौन है, इंडिया है यहाँ पर, पाकिस्तान है यहाँ पर, रशिया है और चाइना है। सो इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, रशिया और चाइना, ये 4 हो गए। उसके अलावा जो सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया में कितनी कंट्रीज़ है, सेंट्रल एशिया में 5 कंट्रीज़ हैं। उन 5 कंट्री में तुर्कमेनिस्तान, देखिए यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान लिखा हुआ है, उन सेंट्रल एशियन की 5 कंट्रीज़ में तुर्कमेनिस्तान को छोड़ के बाकी की 4 हैं। तो 4 कौन सी बची, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। सिर्फ तुर्कमेनिस्तान को छोड़ देना है। तुर्कमेनिस्तान जो है वो गेस्ट कंट्री है, ठीक है। सो टोटल 8 मेंबर हैं किसमें, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। ऑब्जर्वर कौन कौन से हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया। और उसके बाद गेस्ट वाले कौन से हैं, गेस्ट वाले हैं हमारे एशियान, तुर्कमेनिस्तान, सीआईएसआर और यूनाइटेड नेशन, ठीक है। डायलॉग पार्टनर कौन से हैं, आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और टर्की, ये डायलॉग पार्टनर्स हैं। डायलॉग पार्टनर से बातें की जाती हैं, ठीक है। आगे बात करें शंघाई कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, तो शंघाई कॉर्पोरेशन इंडिया के अगर बॉडी की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो देखिए सबसे पहले क्या है, ये क्या है, हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, हर साल में कितनी बार, एक बार मिलती है, ठीक है। उसके बाद ये डिस्कस क्या करती है, देखिए सब बोल बच्चन लिखा हुआ, ज़्यादा मतलब है नहीं। ये डिस्कस क्या करेगी, स्ट्रैटेजी, मल्टी कॉर्पोरेशन, ठीक है, और जो बजट जाएगा उसके बारे में बात करेगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन, इसका एम क्या है, एम है कोऑर्डिनेशन करना है, फिर उसके बाद इंटरलेशन करना है, फाइट अगेंस्ट द टेररिज्म, एक्सट्रीमिस्ट सेपरेशन। भाई साहब जब पाकिस्तान जैसे इसमें कंट्रीज इंक्लूडेड हैं तो टेररिज्म से फाइट कौन करेगा, ये खुद ही टेररिज्म फैला रहे हैं, एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म ये खुद ही फैला रहे हैं, बेकार की बातें सब लिखी हुई हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रेंथन द रिलेशंस अमंग द मेंबर स्टेट। हमें क्या करना है कि जो मेंबर स्टेट जो 8 मेंबर हैं, कौन कौन से, रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान
और उसके बाद किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान नहीं है, ठीक है। तो ये जो मेंबर्स हैं, 8 जो मेंबर्स हैं, ठीक है, इनको क्या करना है, आपस में हमने क्या करना है कि अब हमने कॉपरेशन बढ़ाना है ताकि प्रमोट कर सकें। हम लोग कॉपरेशन करेंगे तो हम लोग बायलेटरल ट्रेड हो सकता है, ठीक है। अब पाकिस्तान जैसी कंट्री के साथ कहाँ कोई रिलेशन बनाना चाहेगा भाई। फिर सेफगार्ड करना है पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी कैसे करोगे जब पाकिस्तान पहले से अंदर है, ठीक है। चाइना भी है, कोई दूध का दूल्हा नहीं है। क्रिएट ए डेमोक्रेटिक इक्वलिटी, हमें तो हंसी आ रही है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। आगे बात करते हैं। देखिए अब ये क्या है, क्वेश्चन ऑफ द डे है, आज की क्विज है, ये आपको करना है। क्विज क्या है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया इज़ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्या इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। अभी मैंने बताया कितने फाउंडिंग मेंबर है, 8 मेंबर हैं, इसमें इंडिया भी है। तो आपको इसका आंसर करके आपने फाइंड आउट करके अपने आंसर मुझे बताना है। फिर उसके बाद तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। शेयर द वीडियो इफ़ यू लाइक द वीडियो, जस्ट डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू।